इस कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो अपनी क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए थाईलैंड जा रहे होते हैं। फैमिली में हेड का नाम हेनरी, उसकी वाइफ और 3 बच्ची थी। वो लोग इस वक्त प्लेन में थे। हेनरी की वाइफ को प्लेन का सफर पसंद नहीं था, उसे डर लग रहा था, इसीलिए उसका बेटा उसका मजाक बनाता है। पर अब ये लोग थाईलैंड पहुंचकर वहाँ के सबसे खूबसूरत होटल में जाते हैं। यहाँ वो फैमिलीज आकर रुकती है जो इधर सैर करने आया करती थी। इनके सामने बहुत ही खूबसूरत समंदर होता है। वहाँ का नजारा काफी दिलकश लग रहा था। अब अगले दिन क्रिसमस थी, इसलिए हेनरी पहले से ही अपने बच्चों के लिए क्रिसमस के तोहफे लेकर रख देता है। फिर अगली सुबह जब ये बच्चों को तोहफे देता है तो उन्हें वो काफी पसंद आते हैं। सभी काफी खुश थे। जिसके बाद ये पूरी फैमिली समंदर किनारे जाती है और ये सब समंदर में जाते हैं और काफी इंजॉय करने लगते हैं। इन्हें काफी मजा आ रहा था। जिसके बाद इन्हें यहाँ रहते रहते 2 दिन गुजर गए थे। फिर तीसरे दिन हेनरी को उसके ऑफिस से कॉल आती है। उसे बताया जाता है कि ऑफिस से किसी एक एम्प्लॉय को निकाला जा रहा है जिसका नाम बहुत जल्द बता दिया जाएगा। ये सुनकर उसे काफी फिक्र होने लगती है। That can only really mean one thing. इस बारे में वो अपनी वाइफ को भी बताता है, जो सुनकर वो कहती है कि हमें वापस चलना चाहिए। जिस पर हेनरी कहता है, हम यहाँ छुट्टियाँ गुजारने आए हैं, हमारे बच्चे भी काफी खुश हैं, तो हम इस ट्रिप को बीच में छोड़ के नहीं जा सकते। ये कहती वो अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाता है। फिर वो आसमान में देखता है कि बहुत सारे पंछी एक साथ हवा में उड़कर कहीं दूसरी तरफ जा रहे हैं। जमीन भी अचानक एकदम से कांपने लगती है, जो देख वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है और कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। और फिर अगले ही पल समंदर से बहुत ही बड़ी लहर आती है जो सब कुछ तबाह करती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी और पूरी जगह को उसने अपने लपेट में ले लिया था। साथ ही बहुत सारे लोगों को भी अपने साथ बहाकर वो ले गई थी। हर तरफ पानी ही पानी और तबाही होती नजर आ रही थी। दरअसल ये सुनामी था, इन्हीं समंदर में तूफान का आना जो अब यहाँ आ गया था और हर तरफ तबाही मचाता जा रहा था। हम हेनरी की वाइफ को देखते हैं जो एक पेड़ से लिपट कर खड़ी थी ताकि वो पानी के बहाव से आगे न बह जाए। वो अपनी फैमिली को आस पास देख रही होती है, उन्हें आवाजें लगा रही होती है, मगर वो उसे कहीं भी नहीं मिलते। हर तरफ बस पानी ही पानी था जो सामान और लोगों को अपने साथ बहाकर ले जा रहा था। और फिर तभी अचानक उसे अपना बड़ा बेटा लोकस दिख जाता है। वो तेजी से तैरकर अपने बेटे की तरफ जाने लगती है, मगर जैसे दोनों करीब आकर एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगती है, वैसे ही लहर एक और बार आती है और बहाकर दोनों को ले जाती है, जिससे वो अलग अलग हो गए थे। लेकिन उन दोनों की किस्मत एक बार फिर उनका साथ देती है। वो दोनों एक दूसरे को देख चुके थी। उसकी मोम पौधों के ढेर के पास पड़ी थी जिसके पास वाले खंबे से वो लिपटा हुआ था। जिसके बाद लोकस फौरन अपनी मोम के पास जाता है। दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो गई थी, गले से लगकर काफी रोने लगती है और फिर धीरे धीरे वो पानी के साथ आगे की तरफ बहने लगती है और एक ऐसी जगह पर आगे रुक जाते हैं जहाँ पानी कम था। अब यही हमें पता चलता है कि लोकस की मोम का पाँव काफी जख्मी है, उस पर गहरा कट है जिससे तेजी से खून निकल रहा है। मगर वो इस बारे में अपने बेटे लोकस को नहीं बताती क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उदास और परेशान हो जाए। अब तभी लोकस को एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, जिसे जैसे ही बचाने के लिए वो जाने लगता है तो उसकी मोम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मत जाओ मेरी जान, मैं पहले ही अपने हस्बैंड और 2 बच्चों को खो चुकी हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं अब तुम्हें भी खो दूँ। जिस पर वो कहता है, मोम मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उसे बचाकर ले आऊंगा, वो कितना छोटा सा बच्चा है, मुझे तरस आ रहा है उस पर। वैसे भी हमें जरूरतमंद हर इंसान की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद वो उस बच्चे को बचा लेता है जो झाड़ियों के नीचे पड़ा रो रहा था। वो उसे अपने पीठ पर बिठाकर वहाँ से जाने लगता है। उसकी मोम भी उसके पीछे ही थी। वो उस छोटे से बच्चे को एक पेड़ पर चढ़ा देता है। वो अपनी मोम को भी ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता है, मगर उससे चढ़ा ही नहीं जा रहा था क्योंकि उसके पैर में जो चोट थी वो काफी दर्द कर रही थी, खून भी निकल रहा था, तो उसे मसला हो रहा था ऊपर चढ़ने में। मगर लोकस काफी हिम्मत दिखाते हुए कैसे भी करके अपनी मोम को भी ऊपर चढ़ा ही देता है और अब ये तीनों पेड़ पर बैठकर रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करने लगते हैं जो इन लोगों को आकर बचा लेंगे। अब हम आस पास का नजारा देखते हैं जो बहुत ही भयानक लग रहा था क्योंकि हर तरफ तबाही हो गई होती है। फिर अब कुछ वक्त के बाद इधर पास के गाँव वाले आ जाते हैं। वो इन लोगों को देख चुके थे, इसलिए इन्हें अपने साथ ले जाने लगते हैं। लोकस की मोम काफी जख्मी थी तो ये लोग उन्हें उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जा रहे थे।
फिर जब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो दिखाया जाता है कि यहाँ और भी बहुत सारे लोग हैं जो सबके सब जख्मी है। यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं है क्योंकि पूरा हॉस्पिटल ही भरा हुआ है। टीवी पर भी ये खबर चल रही थी कि समंदर में सुनामी आया है जिसने हर तरफ तबाही मचा दी है और न जाने कितने लोगों को अपना शिकार बना लिया है। लुकस की मोम को काफी दर्द हो रही होती है, इसीलिए वो उसे कहती है, बेटा मुझे दर्द की दवाई ढूंढ कर दो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो वो वहाँ स्टोर में दर्द की दवाई ढूंढता तो है मगर वो उसे नहीं मिलती। और फिर तभी इधर एक डॉक्टर आता है जो सबसे पहले उसे दर्द का इंजेक्शन लगाता है और फिर उसकी टांग साफ करके मरहम पट्टी करता है, जिसके बाद उसे बाकी मरीजों के साथ रख दिया जाता है। मगर अभी भी उसकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती। उसी तबीयत अचानक से उल्टी हो जाती है क्योंकि दरअसल जब पानी उसे बहाकर ले गया था तब उसके पेट में पानी के साथ साथ गंदगी भी चली गई थी, इसलिए उसे उल्टी हो गई। अब तभी इधर एक आदमी आता है जो काफी घबराया और परेशान था क्योंकि वो इधर अपने फैमिली को ढूंढ रहा था। तब लूकस की मॉम उसे कहती है, जाओ बेटा तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। तब लूकस उसके पास जाता है तो वो उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर उनके बारे में पूछता है। यहाँ उसे एहसास होता है कि मेरे साथ साथ यहाँ पर सबकी फैमिलीज उनसे बिछड़ गई है। तो वो फैसला करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उन सबकी मदद करूँगा उनकी फैमिलीज को ढूंढने में और उन्हें दोबारा मिलवाने में। इसीलिए यहाँ पर जितने भी मरीज थे वो उन सबका नाम, पता और वो किस मुल्क से आए हैं ये एक कागज पर लिख लेता है। यहाँ पर लुकस को एक जख्मी बच्चा भी मिलता है जो बिल्कुल अकेला था। वो भी अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था और ये बच्चा उसी आदमी का था जिसने सबसे पहले लुकस से मदद मांगी थी उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाकर। तो वो उस बच्चे को उसके डैड से मिलवा देता है। वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे और गले लगकर रो रहे थे। उन बाप बेटों को ऐसे मिलता हुआ देखकर अब उसे अपने डैड की भी याद आने लगती है, जिसके बाद वो उस जगह पर जाता है जहाँ उसकी मॉम को रखा गया था। मगर यहाँ आकर वो देखता है कि उसकी मॉम इधर नहीं है बल्कि उनकी जगह बेड पर अब एक दूसरी मरीज लेटी हुई है। इस बात से वो बेचारा काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए रोने लगता है क्योंकि एक किस्म का वो गुम ही हो गया था। उसके साथ सिर्फ उसकी मॉम ही थी जो अब यहाँ नहीं थी। उसे रोता हुआ देखकर एक नर्स उसके पास आती है। तब लूकस उन्हें बताता है कि मेरी मॉम पहले इस बेड पर थी, वो अब यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद नर्स उसे एक दूसरे वार्ड में लेकर जाती है जहाँ और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं और ये सब वही बच्चे थे जिनके माँ बाप मिल नहीं रहे थे। नर्स लूकस से पूछती है, क्या तुम अपने किसी रिश्तेदार का नाम और नंबर जानते हो जिनसे हम राब्ता करके उन्हें यहाँ बुला सके और वो तुम्हें यहाँ से ले जाए। जो सुनकर लूकस मासूमियत से जवाब देता है कि हाँ मैं अपने दादाजी का नाम तो जानता हूँ मगर मैं उनका नंबर भूल गया हूँ। जो सुनकर नर्स उसके शर्ट पर एक स्टिकर लगाकर चली जाती है जिस पर एक नंबर था। यहाँ बाकी बच्चों के कपड़ों पर भी इस तरह के स्टिकर लगाए गए थे जिन पर अलग अलग नंबर लिखे हुए थे। लूकस यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहा था, इसीलिए वो रोने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरी मॉम जरूर मर गई है, जब भी तो वो मुझे यहाँ मिल नहीं रही, शायद उन्हें दफना दिया होगा। अब हम उस होटल का सीन देखते हैं जहाँ लूकस के डैड हेनरी अपनी फैमिली के साथ रुकी थी। यहाँ बहुत ही तबाहकुन हाल दिखाया जाता है, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर वहाँ पड़ा हुआ था। यही हम पे लूकस के डैड को भी देखते हैं जो मरे नहीं थे बल्कि अभी जिंदा थे, वो बस काफी जख्मी हो गए थे। वो उठते हैं और आसपास अपने फैमिली को ढूंढने लगते हैं। वो उन्हें आवाज भी लगाते हैं मगर जाहिर है इधर कोई नहीं था तो आगे से उन्हें कोई जवाब नहीं आता। इधर अब हेलीकॉप्टर्स भी आने लगते हैं जो लोगों को बचा बचा कर यहाँ से ले जा रहे थे। मगर हेनरी यहाँ से जाना नहीं चाहता क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी फैमिली को ढूंढना चाहता है। वो उन्हें लिए बगैर यहाँ से जाना नहीं चाहता। अपनी फैमिली को ढूंढते हुए वो होटल के उस कमरे में जाता है जहाँ वो रुका था। वो काफी जख्मी था तो किसी चीज से टकराकर वो नीचे गिर जाता है। नीचे ही लेटे लेटे वो दोबारा से अपनी फैमिली को आवाज लगाता है जहाँ तभी ऊपर टूटी हुई छत से उसके दोनों बच्चे उसे देखने लगते हैं जो अभी भी जिंदा थे और अब ये तीनों बाप बेटे तो आखिरकार मिल गए थे। बच्चे जल्दी से अपने डैड के पास आते हैं। हेनरी उनसे कहता है, मेरे बच्चों तुम इस हेलीकॉप्टर के साथ चले जाओ, मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारे भाई लूकस को लेकर बाद में आ जाऊंगा। जिस पर छोटा बेटा बड़ी मासूमियत से कहता है, पापा नहीं, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे नहीं जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मगर हेनरी उन्हें समझाता है और यहाँ से भेज देता है। जिसके बाद वो अपने बेटे लूकस और अपनी वाइफ को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी मगर अब तक उसकी वाइफ और बेटे का कोई अता पता नहीं था। वो बेचारा काफी जख्मी भी था। और फिर तभी जब वो सड़क पर जाता है तो अचानक उसके सामने गाड़ी आ जाती है और जब वो लोग ये देखते हैं कि हेनरी काफी जख्मी है, उसका खून बह रहा है, तो फौरन उसे एक कैंप में
में ले जाती है जहाँ जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा था। यहाँ उसे एक आदमी मिलता है जो मायूस होकर वहाँ बैठा हुआ था क्योंकि उसकी फैमिली भी खो चुकी थी। वो बताता है कि मेरी पूरी फैमिली उस समंदर पर गई थी जबकि मैं होटल में था और जब सुनामी आया तो उसके बाद वो मुझे नहीं मिले। तब यहाँ हेनरी भी बताता है कि मेरी वाइफ और बेटा भी लापता है, मैं भी उन्हें ही ढूंढ रहा हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि वो जिंदा भी है या नहीं। यहाँ पर दरअसल सारे लोग वही थे जिनकी फैमिलीज उनसे अलग हो गई थी और सुनामी भी क्योंकि काफी खतरनाक थी तो किसी को भी ये पता नहीं था कि उनकी फैमिली के लोग जिंदा भी है या नहीं। बेचारे वहाँ मुँह लटकाए उदास बैठे अपनी अपनी फैमिलीज को याद कर रहे थे। उनके चेहरे से दर्द साफ नजर आ रहा था। हेनरी के सामने वाला वो लड़का कहता है, मेरे पास तो फोन भी है, मैंने इसकी बैटरी बचा के रखी हुई है ताकि अगर मेरी फैमिली जिंदा हो और मुझे कॉल करने की कोशिश करे तो मैं उन तक पहुंच जाऊं। तब हेनरी उससे फोन लेता है और अपने डैड को कॉल करके बताता है कि सुनामी में मेरी वाइफ और लुकस कहीं खो गए हैं, मैं उन्हें ढूंढने आया हूँ, वो मिल नहीं रहे। 2 बच्चे तो मिल गए हैं जो एक टीम के साथ है, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगा और घर वापस जरूर लाऊंगा। ये बातें करते करते वो जज्बाती हो जाता है, इसीलिए फूट फूट कर रोने लगता है। तो वो उसके साथ वाला लड़का उसे संभालता है। अब कुछ देर आराम करने के बाद हेनरी उस आदमी के साथ निकल जाता है जिसने उसे मोबाइल दिया था ताकि वो उसकी फैमिली और अपनी वाइफ और बेटे को ढूंढ सके। अब हम लुकस को देखते हैं जिसके पास नर्स आती है और उसे कुछ सामान दिखाती है ताकि वो पहचान सके कि कौन सी चीज उसकी फैमिली के किसी इंसान की है, मगर जब वो सामान को देखता है तो वो उसकी फैमिली के किसी भी फर्द का नहीं होता। अब इसके बाद उसे कमरे में ले जाया जाता है जहाँ और कोई नहीं बल्कि उसकी मॉम थी जो मरी नहीं थी बल्कि अभी जिंदा थी। लुकस जब अपनी मॉम को देखता है तो उसकी जान में जान आती है। वो फौरन अपनी मॉम से लिपट जाता है, मगर उसकी मॉम की हालत ठीक नहीं थी बल्कि पहले से भी काफी खराब थी। उसके मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था। लुकस अपनी मॉम के पास बैठ जाता है और उनका हाथ पकड़ के कहता है कि आप मुझसे वादा करें कि आप मुझे कभी अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। और अब लुकस को बताया जाता है कि असल में तुम्हारी मॉम को सर्जरी की जरूरत थी, इसीलिए हम इन्हें वहाँ से निकाल कर यहाँ ले आए, मगर गलती से रिपोर्ट तब्दील हो गई, इसीलिए हम तुम्हारी मॉम के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता पाए और अब तुम्हारी मॉम को एक सर्जरी की जरूरत है जिसके बाद वो शायद बिल्कुल ठीक हो जाए। उधर हेनरी और उसके साथ वाला आदमी लगातार अपनी अपनी फैमिलीज को ढूंढ रहे होते हैं। ये एक एक करके हर हॉस्पिटल हर कैंप में जाते हैं जहाँ लोगों को रखा गया था, मगर कहीं भी इन्हें अपनी अपनी फैमिलीज नहीं मिलती। और अब हेनरी उस हॉस्पिटल में पहुँच जाता है जहाँ उसकी वाइफ और उसका बेटा लुकस है। लुकस की मॉम उसे कहती है कि बेटा जाओ और मेरे लिए पानी लेकर आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। तब वो अपनी मॉम के लिए पानी लेने बाहर जाने लगता है जहाँ उसके डैड भी है। अब ये दोनों एक दूसरे के आस पास ही थी मगर बदकिस्मती से देख ही नहीं पाते। जिसके बाद हेनरी उस जगह पर भी आता है जहाँ उसकी वाइफ है, मगर क्योंकि वो पर्दे के पीछे थी इसीलिए उसे देख ही नहीं पाता। अब उन्हें लगता है कि मेरी फैमिली इधर नहीं है, इसीलिए वो हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। और फिर तभी लुकस जो ऊपर खड़ा पानी ले रहा था अपने डैड को पीछे से देखकर पहचान लेता है। उन्हें देखकर वो फौरन भागने लगता है उनके पास जाने के लिए, मगर तब तक उसके डैड भीड़ में कहीं खो जाते हैं। दरअसल यहाँ लोगों का काफी बड़ा हजूम था। अब लुकस अपने डैड को हर जगह ढूंढने लगता है मगर वो कहीं नहीं मिल रहे थे। तभी इधर उन बच्चों का ट्रक भी आ जाता है जिन्हें बचाकर ले जाया जा रहा था, जिसमें लुकस के दोनों भाई भी थे। वो दोनों बच्चे जल्दी से ट्रक से नीचे उतरते हैं। लुकस इनके पीछे से गुजर जाता है मगर एक दूसरे को वो नहीं देख पाते। अब क्योंकि उनकी फैमिली उन्हें नहीं मिलती इसलिए लुकस के दोनों भाई दोबारा से ट्रक में बैठ जाते हैं, जबकि हेनरी भी अपने ट्रक में बैठने लगता है। अब ये पूरी फैमिली एक दूसरे के करीब आस पास ही थी मगर फिर भी वो एक दूसरे को देख ही नहीं पाते। इतना ढूंढने पर भी जब उसके डैड उसे नहीं मिलते तो तंग आकर लुकस जोर से अपने डैड को आवाज लगाता है और ये आवाज उसके दोनों भाई सुन लेते हैं। वो लुकस को भी देख चुकी थी इसलिए फौरन ट्रक से उतरकर अपने भाई के पास आने लगते हैं। तीनों भाई एक दूसरे के गले मिलते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर तभी ये लोग देखते हैं कि सामने से इनके डैड भी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी इन्हें देख लिया था। लुकस की आवाज पहले वो सुन चुके थे। अब क्योंकि वो लोग मिल चुके थे तो काफी खुश हो जाते हैं। अब यहाँ वो आदमी जो हेनरी के साथ था अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि हेनरी को अब हम अपने साथ नहीं ले जा रहे, उसे उसकी फैमिली मिल चुकी है। अब इसके बाद वो लोग लुकस की मॉम के पास जाते हैं। उनकी हालत काफी खराब थी। वो अपने हस्बैंड से मिलती है और उन्हें बताती है कि मेरी हालत बहुत ही खराब है और अब मैं शायद ना ही बच पाऊँ। तब हेनरी उसे तसल्ली देता है और कहता है कि हिम्मत मत हारो, तुम जरूर बचोगी, हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे एक खुशहाल फैमिली की तरह। ये बातें करते करते वो दोनों काफी जज्बाती हो गए थे इसीलिए उनकी आंखें भर आती है। अब इसके बाद उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया जाता है।
वहाँ एक और औरत भी थी जिसकी अभी अभी सर्जरी हुई थी। वो उनसे कहती है कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने अपनी पूरी ताकत का एक आखिरी बार इस्तेमाल करना है ताकि मैं अपनी फैमिली को ढूंढ सकूं, और आप भी हिम्मत मत हारना, सर्जरी ठीक से हो जाएगी। जिसके कुछ ही देर के बाद लुकस की मोम की सर्जरी शुरू हो जाती है, जिस दौरान उन्हें वो वक्त अब भी याद आ रहा होता है जब सुनामी आया था। वो सोच रही थी कि इतनी तबाही आ गई और हम कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि ये सच है कि इंसान कुदरत के आगे बहुत ही कमजोर और बेबस है। यहाँ एक तरफ इनकी सर्जरी हो रही थी तो उधर बाहर उनकी फैमिली उनके लिए दुआ कर रही थी। फिर पूरी रात ऐसे बीत जाती है और फिर अगली सुबह हेनरी अपने बच्चों के पास आकर बताता है कि तुम्हारी मॉम की सर्जरी कामयाब रही, वो अब पूरी तरह से ठीक है, अब हम बहुत जल्द अपने घर पहुँच जाएंगे। अब अगली सुबह एक आदमी यहाँ आता है जिस पूरी फैमिली को अपने साथ ले जाने आया था। वो लोग अब प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ तभी लुकस अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मेरी प्यारी मॉम, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा जैसे आप मेरे साथ हैं। हम लोग कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। और हाँ, याद है आपको वो बच्चा जिसको हमने सबसे पहले बचाया था, उसे भी अब उसकी फैमिली मिल चुकी है। ये सुनकर उसकी मॉम कहती है, मेरा बेटा बहुत अच्छा और बहादुर है, मुझे तुम पर गर्व है और मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम सब मिल गए हैं। ये कहकर वो लुकस को गले से लगा लेती है और जज्बाती होकर रोने लगती है। फिर वो प्लेन से बाहर का बुरा हाल देखती है, क्योंकि हर तरफ तबाही मची हुई थी, सब कुछ तहस नहस हो गया था। यहाँ हेनरी उस आदमी के लिए भी दुआ कर रहा होता है कि उसे उसकी फैमिली मिल जाए, जिसने हेनरी की फैमिली को ढूंढने में उसकी मदद की थी और उसे अपना मोबाइल भी दिया था, क्योंकि अभी तक उस बेचारे को उसकी फैमिली नहीं मिली थी, वो लापता थे। अब जैसे इस पूरी फैमिली की हिम्मत ने, इनकी अच्छाई ने और एक दूसरे के लिए प्यार ने इन्हें मिला दिया, वैसे ये लोग चाह रहे थे कि सबको उनकी फैमिली मिल जाए, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली से प्यार करता है और किसी भी कीमत पर उन्हें खोना नहीं चाहता। जिससे हम समझ पाते हैं कि फैमिली आपके लिए कितनी जरूरी होती है। उनके बगैर आपका कोई वजूद नहीं होता, फैमिली के बगैर आपकी कोई अहमियत नहीं होती, और साथ ही आपके अंदर अच्छाई और अपनापन भी होना चाहिए। दूसरों के लिए आपको हर वक्त खड़े रहना चाहिए। और ये सारी सीख हमें इस कहानी से मिली। ये एक सच्ची कहानी है जिसका हादसा 2004 में हुआ था। दरअसल ज़िलज़िला और सुनामी आया था, जिसमें तकरीबन 3 लाख लोग मारे गए थे। ये दुनिया की इतनी बड़ी तबाही थी कि इंसान इसे समझ गए थे कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा और ताकतवर क्यों न बन जाए, कुदरत के सामने वो छोटा और कमजोर ही है। इसीलिए कुदरत के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में कभी सोचना भी नहीं चाहिए, मतलब अपने हिसाब से उसे बदलना नहीं चाहिए। गॉड ने सब कुछ जैसा बनाया, हमें उसे वैसे ही कबूल करके उसके साथ रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करेंगे और गॉड की दी हुई चीजों को ऐसे कबूल नहीं करेंगे, ना शुक्र करेंगे, तो इसके अंजाम बहुत ही बुरे होंगे। और इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।